ऑलराइट, नमस्ते नमस्ते। हम तो यहीं रहते हैं, आप ही नहीं दिखे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सो yesterday we have discussed regarding elementary particles. We have made a table also, and we have characterized into some parts like leptons and hadrons, and then the subdivision with meson and hyperons. ठीक है? Recording in progress. Now come to the part that what are the conservation laws which are necessary to be held for the reaction to be allowed. So there are two types of basically you can divide the conservation laws in a two way. One is exact conservation law and other is approximate conservation law. ठीक है? So the exact conservation laws basically are those necessary condition or those laws which are basically mandatory for a reaction to become allowed. मतलब ये होना ही चाहिए। इधर इस सेक्शन में जो आएंगे ना, all those should be conserved. If any one of them is not conserved, then the reaction is not going to be allowed. ठीक है? And in the approximate conservation laws, इस लिस्ट में जो भी कंजर्वेशन लॉज आने वाले हैं, अगर वो अलाउड मतलब कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, कंजर्व नहीं भी हैं, स्टिल देयर इज अ चांसेस दैट रिएक्शन विल बी अलाउड। उनके अपने कुछ डिफरेंट कंडीशन है, उसको हम देखेंगे। ठीक है? सो द एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ? क्या क्या होना चाहिए इसमें? द फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है? सेकेंड वन इज linear momentum conservation, third is angular momentum, next is charge conservation, ठीक है? Charge conservation, and in the charge conservation there are three types of conservation. One is leptonic charge, muonic charge and tauonic charge, right? So इसमें भी तीनों ही satisfy होने चाहिए, ठीक है ना? leptonic, muonic and these three all should be conserved. And along with this, there is one more factor, मैं लिख देता हूँ उसको, and that is known as CPT, charge parity and time reversal, ठीक है ना?
These are the some conservation laws which is mandatory to be basically conserved for the reaction to become allowed. But according to, if you see how basically we are going to solve the question, see, in the, you can say 90 to 95% question, whatever they have asked in the exam, they already taken the fact that these three are conserved. क्योंकि इनको कंजर्व कराने के लिए आपको मासेस की जरूरत होगी, कहीं ना कहीं हो सकता है कभी काइनेटिक एनर्जी वगैरह की भी जरूरत पड़ जाए, राइट? एंड अगेन फॉर द एंगुलर मोमेंटम स्टिल देयर आर सम फैक्टर व्हिच इज नीडेड, वो सब वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसके बिना उसको फाइंड आउट करना मुश्किल है, राइट? सो बेसिकली वो ये आपसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके बताओ. इफ दे हैव गिवन यू एनी रिएक्शन, दैट मीन्स, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, रैंडम किसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ. एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कुछ डेटा गिवन है और उससे कुछ पूछा जा रहा है, तो ये तीनों चीजें हम मान के चलते हैं दैट दे आर कंजर्व ऑलरेडी. सो मीन्स वेयर वी हैव टू फोकस, चार्ज कंजर्वेशन, CPT, ठीक है, फॉर द रिएक्शन टू होल्ड. यस, But the electronic charge, muonic charge and ionic charge, that means. अभी क्वांटम नंबर नहीं लिखा है मैंने, वेट, एक एक स्टेप मुझे बढ़ने दो इसमें, ठीक है? कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इतना वास्ट फील्ड है ना, छूट सकता है, इसलिए बस सब बताऊंगा, डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊंगा. अभी मैंने नहीं बताया इलेक्ट्रॉनिक, म्यूनिक, ये एटॉनिक चार्ज क्या है, ठीक है? जस्ट वेट. Fermionic will not come there. No, muonic is there. So will fermionic charge also come? फर्मियोनिक चार्ज, Is there such a thing? I don't know. see, just wait for a moment, everything will be clear, huh Shalin? Just wait for a moment, okay? ठीक है, इसमें एक चीज आप चाहो तो और लिख सकते हो, एंड चार्ज कंजर्वेशन में आएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड बैरियनिक चार्ज, दैट्स अ बैरियन नंबर, ठीक है? ये दो यहाँ पर छूट गया था, इलेक्ट्रॉनिक एंड बैरियनिक. अब देखो बात ये है ना कि जैसे कि लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक, म्यूनिक एंड टॉनिक, तो इसके लिए तो सबसे पहले जो मैंडेटरी कंडीशन है कि ये गिवन हो आपके क्वेश्चन में, आपके रिएक्शन में. अगर नहीं है तो फिर इसको चेक करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है? सो बस लिख गया यहाँ पर, बट भाई आप इसको तभी देखोगे ना जब आपको गिवन होगा क्वेश्चन में या रिएक्शन में, ठीक है? बाकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन है, मैंने लिख ही दिया, विच कंसिस्ट द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एंड वन मोर फैक्टर दैट इज द बैरियन नंबर्स. बैरियन नंबर्स यहाँ पर आपका जो है वो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, बैरियन नंबर मस्ट. हाँ, इसी में बैरियन नंबर, जितने भी बैरियंस हैं उनके लिए बैरियन नंबर्स 1 होगा, और सबके लिए, बाकी सबके लिए वो क्या होगा, 0 होगा. आते हैं, सभी पर आते हैं. अभी तो हमने सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के डिस्कस किया है ना, एवरीथिंग इज रिमेन. नाउ कम टू द अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ. इसमें क्या क्या आना चाहिए? आप लोग के रिप्लाई से लग रहा है कि पढ़ा हुआ है पहले से. हाँ, तुम तो नहीं पढ़े हो, मुझे पता है तुम नहीं पढ़े हो, ठीक है, तुम ऐसे ही चले आए हो, सही है. एग्जैक्टली आखिर भाई, आइसोस्पिन इज देयर. द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन. अब ये सब क्या है, सब नए नए टर्म्स दिख रहे हैं, सब बताते हैं हम. वेट, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, strangeness, हाइपरचार्ज, और क्या है? हाइपरचार्ज हो गया, स्ट्रेननेस हो गया, और ठीक है, आइसोस्पिन हो गया, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हो गया, स्ट्रेननेस हो गया, राइट? ठीक है. If in any of the reaction among these four, basically you can say it's not following the conservation law, या फिर कंजर्व नहीं भी है,
फिर भी चांसेस है कि रिएक्शन अलाउ हो सकती है। उसकी क्या कंडीशन है हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। लिखिए सबने, लिख लो। Now come to the part, what is isospin? या फिर आइसोस्पिन से पहले कुछ और चीजें बताते हैं। पता है किसी आइसोस्पिन क्या होता है? यू नो, कौन रिकॉल? अच्छा, ये चीज तो पता होगा कि आइसोस्पिन बेसिकली अ फिजिकल, basically it has some physical significance or it's some random abstract thing? Means it's a name as a spin, isospin. So whether it is related with some spin thing or it is just a some abstract random imaginary things. Abstract thing. Okay, let's discuss. Put the heading lepton numbers. Lepton numbers. लिखो। The value of L is equal to +1 for the leptons. ठीक है? So -1 for their antiparticle, that is anti-leptons. And 0 for others. 0 for others means जब आप किसी का लेप्टॉन नंबर कंजर्व कराने चलोगे, राइट, in all those basically particle, whatever they are involving in the reaction, you have to basically make sure that whether the lepton numbers are conserved or not. ठीक है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व होना ही चाहिए। लेप्टॉन कौन कौन से हैं आपके? पलटो, शीट सामने होनी चाहिए पूरी क्लास में, वो शीट सबके सामने होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स एंड टाउन, यही तीनों हैं, ठीक है। तो इनके जो पार्टिकल हैं उनके लिए जो लेप्टॉन नंबर है दैट इज +1, राइट, एंड देयर एंटी पार्टिकल्स हैव द लेप्टॉन नंबर्स -1 एंड 0 फॉर अदर्स। ये अदर्स में कौन आ गए? इधर वाले आ गए, हेड्रॉन्स फैमिली के सब आ गए। फॉर ऑल द हेड्रॉन्स द लेप्टॉन नंबर विल बी 0, सिंपल, ठीक है। यस, The neutrinos are also included. yes, neutrino will also included in the main part. It's not an antiparticle. Electron is a particle. Electron is a particle. Electron will hold L is equal to +1, and similarly antineutrino neutrino will hold the +1. मैं सबको लिखाने जा रहा हूँ भाई, सब लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, चलो कंप्लीट होने दो, कुछ भी नहीं छूटेगा, डोंट वरी। Le, सबको तीनों को मैं सेपरेट लिखा देता हूँ, ठीक है। Le stand for electronic lepton numbers. लिखो, the +1 for electron and neutrino, for electron and neutrino, -1 for positron and antineutrino. And 0 for others, simple. Now, what next? Muonic. Muonic के लिए भी वैसे ही हो जाएगा, सिंपल है। The L mu and this should be equal to +1 for mu minus or mu plus? Mu minus, okay? Mu minus, and also for their neutrino muons. ठीक है? And this should be -1 for mu plus and their antineutrino, and 0 for others. Is the lepton number and this electron and lepton number are different? No. See, in the leptons there are 3 particles you have, right? Yeah.
electron, muon and tauon. Just look at this. Basically this thing and these are the resembles each other. देखो ध्यान से, मेन ये है. So these are the classification under the first one. Yes, exactly. All these three comes under this one. ये मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, and this is the some broader picture. Okay. ठीक है, जिससे आपको confusion ना हो. Now, it's a electron is there, muon is there, now tau on. So L of tau क्या होगा इसका? बातें नहीं. +1 for the tau minus and their neutrino. -1 for tau plus and antineutrino and 0 for others. लिखो. चलो लैपटॉप नंबर्स की बात कर लिए, यहीं पे बैकग्राउंड नंबर्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, बैकग्राउंड का क्लासिफिकेशन कहां से आया था? अरे वो सब नहीं, वहां दे. जस्ट लुक एट द टेबल. हेड्रॉन से एक न्यूक्लियन गया और there is a hyperons. That means if you talk when we talk about the baryon numbers, then all the baryons, list देखो जहां से baryons शुरू हो रहा है उसके अंदर जितने भी particles हैं, all those baryon have the baryon number +1. ठीक है, all those have the baryon number +1. और उनको छोड़ के जो भी है, मैं उनके एंटी पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं, अदर फैमिली की बात कर रहा हूं, लाइक द मेसॉन and their leptons. इनके लिए baryon numbers 0 होगा. So when we talk about the baryon numbers, so the baryon numbers, and it is represented by B, the capital B. The baryon number is +1 for baryons. This is 0 for others. ठीक है, इसमें कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे. ठीक है, रिगार्डिंग देयर एंटी पार्टिकल्स, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा व्हेन यू डिस्कस द हाइपरॉन्स. लेट्स लुक एट द टेबल. हाइपरॉन्स, there sigma plus is there, sigma minus is there, and sigma 0 is there. It doesn't mean that the sigma minus is the antiparticle of the sigma plus. No, sigma plus sigma minus का antiparticle नहीं है. All these three are separate particles. All these three should have the baryon number 1. कोई ये मत समझ लेना कि sigma minus sigma plus का antiparticle है. ठीक है, एंटी पार्टिकल के लिए एक जरूरी कंडीशन है कि उनका मास वगैरह अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए. यहां पर ऐसा नहीं होता है. ठीक है, बात करेंगे आगे उसके बारे में. सो बैरियन नंबर इज डन. नाउ कम टू द आइसोस्पिन. आइसोस्पिन, पुट द हेडिंग आइसोस्पिन. Just reverse your page. Where we have discussed the strong interaction. I told you that the strong interaction does not depend on the charge. ठीक है? So if you talk about the strong interaction, just look at here. This is strong interaction. Strong interaction में मैंने बताया था that this type of interaction does not depends on charge. ठीक है, एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल है जिसके अपने कुछ उसकी फैमिली है, लाइक पाइons की बात करते हैं. लेट्स सपोज पाई यू हैव
and this pi or pion is involved in the strong interaction. And we know that strong interaction does not suppose a charge. वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है. आप मुझे बताओ कि कौन प्लस पाई प्लस है, कौन पाई माइनस है और कौन पाई जीरो है, कैसे पता करोगे? फिर से क्वेश्चन सुनो. इफ पायोन इज इन्वॉल्व इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जिसमें चार्ज पर डिपेंडेंस नहीं होता है, सो इफ डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, अगर आप उसको मान लो देख रहे हो, जस्ट इमेजिन आप देख रहे हो अंडर द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, how can you distinguish, okay, this is the pi plus, this is pi minus, this is pi zero, because you cannot see the pi plus, pi minus, pi zero, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में प्लस माइनस जीरो का कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, राइट? ठीक है, तो फिर ऐसे और यस मीडियम, व्हाट टाइप ऑफ मीडियम? सुनो, एंड देयर masses are basically you can say the same, it's a very close to each other, approximately same. तो मास के बेस पे भी आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो फिर ना बचा चार्ज ना ही बचा मास. दैट्स व्हाई वन एब्स्ट्रैक्ट थिंग basically has been invented. It's not by the nature, by the man. For our reason is to distinguish these three types of particle, and that is called the isospin. So isospin is not any physical, इसका कोई physical significance नहीं, बात समझना. It's a completely mathematical abstract thing. ठीक है कि भाई अगर ठीक है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करते हैं, अब इसको EM, जब इसको EM इंटरेक्शन में लेकर जाए, जब EM इंटरेक्शन में लेकर गए तुरंत ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो में. भाई वो तो चार्ज को सपोर्ट करता है ना, वो तो चार्ज से इंडिपेंडेंट है नहीं, उसमें तुरंत ब्रेक हो गया. स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कुछ नहीं दिख रहा था, राइट? So here we have some abstract thing that okay, there is a factor called the isospin. So एक काम करते हैं, isospin नाम की एक चीज लेकर आते हैं और इनको सबकी एक एक डिफाइन कर देते हैं. उससे क्या होगा देखना. This pion in this family there are 3 members, or you can say there is a triplet. ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे? इस isospin को डिनोट करते हैं I से, right? I. Now it should be 2i plus 1 and this should be equal to 3. So from here what we got? We got I is equal to 1. So हमने कह दिया कि पायोन की जो आइसोस्पिन है क्या है? 1 है. आइसोस्पिन ऑफ द पायोन इज 1. ठीक है. Now similarly take any other example. Take any other example. Let's suppose we are taking the example of the nucleons. Nucleons, neutron and proton. ठीक है, उनको देखो जरा. Neutron is there, proton is there. ठीक है. If you go for the finding the isospin, what should the isospin? 2i plus 1 is equal to 2. It's a doublet. ठीक है. What should be the I here? That means the isospin is fixed for the family. समझ रहे हो, ये फैमिली के लिए फिक्स कर दी गई है कि भाई पायोन्स हो, आपकी आइसोस्पिन 1 है. जैसे आइसोस्पिन 1 बोला पता चल गया 3 मेंबर है फैमिली में. समझ में आ रही बात? As we have said that okay, I is 1 by 2, तुरंत पता चल गया there's a doublet, 2 मेंबर है इनकी फैमिली में. There's one more thing for the singlet. Take any other example like lambda naught. Lambda naught, ठीक है, वो क्या है? सिंगलेट है. If it is singlet, then what we can write? So 2i plus 1 should be equal to 1. That means I is equal to 0. So जैसे हमने कहा isospin is 0, that means this family consists only one elemental particle, that is lambda naught. इस तरह से इसको डिफाइन किया गया कि हाँ कुछ ऐसा आइसोस्पिन नाम की चीज होती है. ठीक है, बट अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है. Still there is a problem. For defining the isospin, we have able to define, okay, there are 3 members in this family. But which one is pi plus, which one is pi minus, which one is pi zero, is still not confirmed. Right? So for that,
we have used another abstract thing that is called the third component of the isospin. अब ऐसा नहीं है कि आप पूछो सर पहला और दूसरा कंपोनेंट क्या है ही नहीं. थर्ड कंपोनेंट सर मैंने कहा ना, इट्स एब्स्ट्रैक्ट थिंग. I3 is the abstract thing. Again, the third component of isospin, and it is represented by I3. Now the thing is, how can we find the I3? I3. आप लोग एटॉमिक पढ़ के आ रहे हो? एग्जैक्टली नहीं, ये टोटल नहीं है, ये कोई फिजिकल चीज थोड़ी ना है, कोई चार्ज वगैरह थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इफ I is 1, अगर हम उनका वेक्टर सम ले लें, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, आई एम असाइनिंग दिस पाई प्लस एज अ +1 एज आइसोस्पिन, द -1 एंड इज द 0, +1 -1 0. I is 1. कुछ याद आ रहा है एटॉमिक का? जो लोग एटॉमिक पढ़ रहे हो, it has been bracketed in what? Like Campbell number. What are you saying? Like the magnetic quantity. Exactly. हम करते थे ना, if L is ML, let's suppose some random value is given to you, then in how many component will break? So in a similar way, if you have isospin 1, तो फिर कितने component में break होगा? 2i plus 1. कहाँ से? -1 से +1. -1, 0, +1. Similarly, just look at the nucleons. If you are isospin 1/2, then what should be the isospin? -12 and so प्रोटॉन को क्या मिलेगा? +12. न्यूट्रॉन को -12. कोई स्पिन मत समझ लेना, ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है. स्पिन स्टिल 1/2 होती है इनकी, ठीक है. सिमिलरली व्हाट अबाउट द लैम्डा 0? इट्स थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन. इसका क्या होगा? 0. देखो मैं फिर बता रहा हूं, लेट्स सपोज I is equal to 1. ओके, जस्ट यूज 2i plus 1. देयर आर 3 टर्म्स यू गेट. 3 टर्म्स मीन्स फ्रॉम -2 प्लस -1 से लेकर +1 तक, और एक एक का इंक्रीमेंट करना है. दैट मीन्स -1, 0, +1. -1 किसको दिया जाएगा? माइनस चार्ज को. 0 किसको दिया जाएगा? जो चार्जलेस है. +1 किसको दिया जाएगा? जो पाई प्लस है. ठीक है, देखो तीनों का इसलिए एग्जांपल लिख दिया हूं. लुक एट दिस वन, I is 1/2. If I is 1/2, then 2i plus 1, it will give you 2 term only. 2 term, -12 and +12. ठीक है. सो प्रोटॉन पॉजिटिव है, +12 दे दिया, न्यूट्रॉन को -12 दे दिया, और यहां पर आइसोस्पिन है ही नहीं, दैट्स अ 0. So if you take 2i plus 1, still you get 1 term only, and that will be 0. So the lambda 0 comes out to be 0. Sir, Yes. do electrons also have isospin? No. Isospin assigned only for the hadrons. लिख लो सब लोग, ये मैं बताना भूल गया. Isospin is assigned only for the hadrons. Hadrons पार्टिकल के लिए ही होगा ये सिर्फ. Sir, one more thing. For the particles like gas, we have only minus and plus. Okay. So how we explain this? Minus, if there is a minus present, they will get minus. Okay. समझो, यहां पर क्या था? प्लस है और 0 है. प्रेफरेंस प्लस को देनी है, प्लस विल गेट अ +12. Minus is not there, so 0 will assign the minus. Your question is, if you talk about the cascade, let's suppose cascade is there. So cascade में क्या था हमारे पास? कितने कंपोनेंट थे? कितने फैमिली में कितने मेंबर्स थे? कैस्केड माइनस एंड कैस्केड 0. राइट. अगर हम इसकी आइसोस्पिन निकालें, व्हाट शुड बी आइसोस्पिन? आइसोस्पिन शुड बी हाफ, राइट. आइसोस्पिन शुड बी हाफ, एंड इफ द आइसोस्पिन हाफ, देन व्हाट्स द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द आइसोस्पिन? -12 एंड +12. देन द क्वेश्चन ऑफ द Serlin इज, किसको -12 मिलेगा, किसको +12 मिलेगा? द 0 विल गेट +12, माइनस विल गेट -12. Yes, exactly. These are all the notations. ठीक है. One more thing, we have omega minus. Still it will be 0. तो क्या हो गया?
एक ही मेंबर है उसकी फैमिली में, वो नेगेटिव है तो उससे क्या हुआ? It is negative, not zero. There should be zero, right? No, no, it's a omega minus is there. Omega minus is there. See, don't confuse. It's a omega minus is there. But element तो एक ही है ना. If you find the isospin, it should be zero. And if the isospin is zero, the third component is necessary to be zero. What do you have another option? Right? That's why. अभी सब कराऊंगा, सब कराने जा रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ने वाला, मुझे पता है सबके लिए सब कुछ नया है. ठीक है? Don't worry, just write it down. बताओ. सर अभी जो लैपटॉप्स के लिए डिफाइन नहीं होता, लैपटॉप तो सारे फॉर्मूलास होते हैं, तो उसी तरह बायोस भी फॉर्मूलास है, तो सेम डिफाइन नहीं होना चाहिए. बैरियंस की जो शीट देखो फिर से जरा अच्छे से. जस्ट लुक एट योर शीट. यहां पर ये केस फर्मियंस और बोसॉन्स का नहीं है सर, बात समझिए. यहां पर केस कुछ और है. यहां पर केस है इंटरेक्शन का. जरा ध्यान से देखो, लेप्टॉन्स के बगल में मैंने क्या लिखाया था? वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन लिखवाया था ये. ठीक है. और हाइड्रॉन्स के बगल में क्या लिखाया था? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. नहीं लिखा हो तो लिख लेना. स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ठीक है ना. तो ये खेल फर्मियंस बोसॉन्स के बीच में नहीं चल रहा है, समझना. ये खेल चल रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शंस के बीच में. ठीक है. Since the hadrons are involved in the strong interaction, that's why they are following this thing. That's the thing. लिख लो सब लोग hadrons के बगल में. जहाँ पर hadrons लिखा था ना टेबल में, just वहां पे लिख लो strong interaction and EM interaction. कंजर्वेशन लॉज में मैं फिर से बताऊंगा वैसे ये सारी चीजें. ठीक है. चलो अब एक एक करके सभी का आइसोस्पिन फाइंड आउट करते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. तो भाई आइसोस्पिन के लिए पहली कंडीशन है hadrons के लिए ही होगा सिर्फ. चलो, सो फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट? न्यूक्लियॉन्स. ठीक है. फाइंड आउट तो करा ही दिया है, ठीक है देख लेते हैं फिर से. न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स हाउ मेनी मेंबर्स? 2. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. ओके. व्हाट शुड द आइसोस्पिन? द 2i + 1 = 2. I should be equal to. देखो ये आइसोस्पिन वगैरह आप सबको याद होना चाहिए, और ये तो बहुत ही इजी है समझना. अब इसको रटने की जरूरत नहीं है कि प्रोटॉन का आइसोस्पिन हाफ, न्यूट्रॉन का हाफ. आपको ये ध्यान रखो कि कितने मेंबर्स हैं फैमिली में. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली? इफ देयर इज अ 2 member then it should get plus half minus half. If there are 3 member then it should get 1 minus 1 0. And if there is 1 member only it should get 0. ठीक है. तो रटने की जरूरत नहीं है, समझो इसको. So the I we got is half. And again, the third component will be I3. Should be minus half and plus half, right? Minus half and plus half. So प्रोटॉन को क्या मिल गया? इसको ऐसे लिख लो. इसका नोटेशन ना कुछ ऐसे देते हैं. I, I3 that is 1/2, 1/2. ठीक है. ब्रैकेट नोटेशन में. एंड सिमिलरली फॉर द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए I, I3 कितना बनेगा? ओ सॉरी, ये कितना बनेगा? 1/2, -1/2. ठीक है. सो न्यूक्लियॉन हैज बीन डन. व्हाट्स द नेक्स्ट? मेसॉन्स. मेसॉन्स पर आते हैं. लिख लो आराम से लिख लो, कोई नहीं. कम टू द मेसॉन्स. आप लोग बताओ जल्दी से निकाल के, एक एक फैमिली मेसॉन्स की पकड़ो और फाइंड आउट करो. फर्स्ट फाइंड आउट फॉर द पाइons. अभी तो पाइons के लिए फाइंड आउट ही कर लिया है, बट फिर ठीक है लिख लो फिर से. आइसोस्पिन ऑफ द पाइons 1, because there are 3 members in the family. That means +1 0 -1 is going to be assigned. So +1 किसको मिलेगा? pi plus. -1 pi minus and 0 pi 0. लिखो.
ठीक है, डन। चलो कम टू फॉर द मेसॉन्स, मेसॉन फैमिली की बात करते हैं। तो फॉर द मेसॉन फैमिली फर्स्ट वी हैव पाइऑन्स। ठीक है, पाई फैमिली की बात करते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ब्रैकेट नोटेशन में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लिसिटली लिख दूंगा उसको। सो फॉर द पाई प्लस, पाई प्लस के लिए कैसा जाना चाहिए? 1/2, नो नॉट 1/2, 1,1, राइट? So 1,1. For the pi minus, it should be 1,-1. For the pi 0, it should be 1,0. ठीक है? Now, pions के बाद कौन है? Cations. कितने members हैं? 2 members. तो अगर हम k की बात करें, that means what the members? k plus and k0. So k plus को क्या साइन होगा? 1/2, 1/2. And for the k0 it should be 1/2, -1/2. भाई जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, फिर से डिराइव कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं कि सब लिखे जा रहे हैं हम भी लिख लें। व्हाट इज द थर्ड वन? ईटा मेसॉन। सो ईटा मेसॉन, हाउ मेनी मेंबर्स? 1. आइसोस्पिन 0. थर्ड कंपोनेंट 0, काम खत्म। 0,0, दैट्स इट। चलो ईटा के लिए क्या बताना है? ईटा सिंगल मेंबर है अपनी फैमिली में। व्हाट शुड द आइसोस्पिन? आइसोस्पिन क्या होनी चाहिए? 0। क्यों भाई? 2i + 1 = 1, then the i should be 0, and if the i is 0 then only one component, that is a 0, that's it। तो 0 0 हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द हाइपरॉन्स। इसको लिख लो, हाइपरॉन्स। स्टार्ट करो सिग्मा प्लस से, मतलब सिग्मा की फैमिली से। द सिग्मा फैमिली विल होल्ड दिस पाई 1, है ना? पाई की तो पाई को ही होल्ड करेगा वो, एंड कैस्केड विल होल्ड बाय दिस पाई। बट उसमें प्रॉब्लम है, उसमें माइनस और 0, इसमें प्लस और 0 है। ठीक है, चलो डन। मेसॉन फैमिली डन, ओके। कम टू द हाइपरॉन्स। In the hyperons, the first is sigma. So for the sigma, the first is sigma plus. So for the sigma plus, what should be the isospin and third component? 1,1, 1, -1, 1,0. There is a cascade. So the cascade, there is a cascade minus, the cascade 0. So इसको क्या मिलेगा? 1/2 - 1/2, right? And this will be 1/2 + 1/2. ठीक है? Now the third is omega minus and delta 0. So for the omega minus, it's a very simple again. क्या हो जाएगा इसका? 0 0, simple. By single component, and also for the lambda 0, 0,0, simple। ठीक है, डन। पुट द हेडिंग, लिख लो, कुछ लोग लिख रहे हैं कंप्लीटेड। पुट द हेडिंग जेलमैन निशिजिमा रिलेशन। हो गया?
Zelman-Nishijima relation. There were the two scientists and he gave one equation, the mathematical equation. ठीक है, एक्चुअली एग्जैक्ट फॉर्म क्या है वो मैं आपको क्वार्क मॉडल के बाद बताऊंगा. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूं. इज गिवन एज Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S/2. ये इतना बड़ा नहीं होता है, इसके आगे और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बट दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वार्क. तो चार्म होता है, टॉप बॉटम सब होता है, बट वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं लिखने की अननेसेसरी. ठीक है, वो क्वार्क मॉडल में देखेंगे. दिस योर रिलेशन, दिस कॉल्ड द Zelman-Nishijima रिलेशन. ठीक है, all the factors are very familiar for you, but except one thing. There's a capital S here. अच्छा, एक चीज और भाई, यहाँ पर आपको स्पिन भी मिलेगा, यहाँ पर आपको स्ट्रेंजनेस भी मिलेगी, तो कंफ्यूज मत हो जाना. रिप्रेजेंट स्पिन बाय स्मॉल s एंड रिप्रेजेंट स्ट्रेंजनेस बाय कैपिटल S. ठीक है, और यहाँ पर ये कैपिटल S है. स्पिन, नॉर्मल स्पिन, अरे वो तो आइसो स्पिन है यार. स्पिन, प्रॉपर स्पिन हमारे पार्टिकल की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाफ हाफ, उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, चलो. व्हाट इज Q? द चार्ज ऑन द पार्टिकल. I3 is the third component of the isospin. B is what? Baryon number. And what is S? Strangeness. What is strangeness? Strangeness का क्या फैक्टर है? ये कौन है एकदम अजनबी सा चीज है? Strange particles. What are those strange particles? क्या ऐसा strange thing हो रहा है उनके अंदर जिसकी वजह से उनको एक प्रॉपर क्वांटम नंबर्स देने की जरूरत पड़ गई है? कैसे फाइंड आउट करेंगे वो तो बहुत ही क्लियर हो चुका है. यहाँ पर इक्वेशन आपके सामने है. विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंजनेस ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी फैमिली. देखो, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे देखे गए ना नेचर में, और ये सारी स्टडी ना पिछले 50, 60, 70 सालों की है, जब से इवोल्यूशन थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है. ठीक है, it has been seen there are some particle which has been creating with strong interaction and decaying with weak interaction. अगर नॉर्मल भाषा में इसको समझने की कोशिश करो कि हम एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है. एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही कहता है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन द न्यूक्लियर फिजन, इफ द न्यूक्लियस इज हैवी देन इट विल डेफिनेटली स्प्लिट इनटू ड्यू टू देयर अनस्टेबिलिटी. ठीक है, अभी नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद करेगा, बट करेगा जरूर. ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड फॉर सच पार्टिकल विच आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेंज. उनमें देखा गया कि अगर हैवीनेस है भी तब भी उनकी लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा है. ठीक है ना, वो कब जाके डिके कर रहे हैं कुछ नहीं पता किसी को. स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से जनरेट हो रहे हैं, वीक इंटरेक्शन पे डिके कर रहे हैं. इट्स अ लिटरली सम स्ट्रेंज थिंग फॉर द साइंटिस्ट. दैट्स व्हाई कुछ नहीं सोचा, इनको अलग ही क्वांटम नंबर असाइन कर दिया, सम स्ट्रेंज क्वांटम नंबर डिफाइंड बाय द कैपिटल S. ठीक है, सो पुट द राइट द लाइंस आई एम टेलिंग यू. देयर आर सम पार्टिकल्स इन नेचर, there are some particles in nature, which creates via strong interaction, but decay via weak interaction. Creates via strong interaction and decay via weak interaction. For this strange behavior of the particle, we assign a quantum numbers. For this strange behavior of the particle, we assign a quantum number that is strangeness. क्या बोलते हैं इसको? Strangeness. GATE exam 2019 और 18 directly they have asked in the 2 marks what is the strangeness of the omega minus. सिंपल. ठीक है, क्वांटम नंबर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में. ठीक है, एक होमवर्क दे दूं, करोगे?
you have to find strangeness of all the particles. ठीक है, हो जाएगा? वो नहीं हो पाएगा तो मुझे तो कराना ही है, कर लोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे निकालोगे स्ट्रेंजनेस सबकी? सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला इज गिवन टू यू। क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए ये 3 फैक्टर तो आपको पता ही हो गए हैं। अब चार्ज इज नोन टू यू, बैरियन नंबर देख लोगे। They are given that plus, then it will be plus. Exactly, that's right. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की यहाँ पर बात हो रही है। Let's suppose the pi plus pi minus pi 0 is given to you, right? Pi plus pi minus pi 0 is given to you. So for the pi plus the q is +1, for the pi minus q is -1, it is 0 for pi 0. बस यही करना है। And sir, for cascade also it is minus and 0. Yes, exactly. No. For the cascade, the q will be -1, and for the cascade 0, q will be 0. Simple. ठीक है, इट्स वेरी इजी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी रटने की, अब देखो कल की क्लास में तो लगा होगा ऐसे कि क्या कितना रटना है, बट अब शायद मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, शायद लग रहा हो कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लोगे तो काम चल सकता है, राइट? यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड ऑल द स्टफ, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। इक्वेशन यू हैव, isospin factor I told you, how can you basically, if you remember, if you forget the family members, then there is no scope. अब अगर पता ही नहीं है पाइऑन की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तब तो नहीं हो सकता, बट अगर पता है 3 मेंबर हैं, then definitely you can, okay, there's the isospin is 1, okay, and once you get the isospin, third component is very easy to get. Baryon number simple है, जो baryon की कैटेगरी में है that will hold +1, other one will hold 0, simple, that's it. और अगर ये दोनों पता हो गए तो स्ट्रेननेस तो आ ही जाएगा। यस, ईटा पे चार्ज चाहिए। हाँ ईटा बताए सब बिल्कुल वैसे ही लेना है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। ओमेगा माइनस माइनस ईटा 0 0 ऐसे ही लेना है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। योर एटॉमिक क्लास, राइट? एटॉमिक क्लास है, हो गया? कौन सी दुनिया में रहते हो?